वेलकम बैक बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में दूरियां कम नहीं हो सकी। सानिया साहिवाल से मुतालिक रूलिंग नजरअंदाज करने पर चौधरी परवेज इलाही हुकूमत से फिर नाराज हो गए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली का इजलास छोड़कर इस्लामाबाद चले गए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत को सानिया साहिवाल पर JIT रिपोर्ट पर मीडिया से कबल अराकीन को ब्रीफिंग देने की रूलिंग दी थी। सूरत हाल के बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज मलिक उस्मान से। तो उस्मान बताइएगा, चौधरी परवेज इलाही नाराज होकर इस्लामाबाद क्यों गए हैं, असल कहानी है क्या और इस्लामाबाद जाकर क्या करेंगे वो? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गुज़िश्ता रोज इजलास में रूलिंग दी थी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो मीडिया को ब्रीफिंग देने लगे हैं वो इससे कबल अरकान असेंबली को ब्रीफिंग दे। इस पर उन्होंने रूलिंग दी थी, लिहाजा कल स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने एक बार फिर से जो है वो इत्तेहादी जो उनका इत्तेहाद कमजोर होता दिखाई दे रहा है और दूरियां कम नहीं हो रही। परवेज इलाही जो है अब हुकूमत से नाराज हो गए, आज का इजलास छोड़ के इस्लामाबाद रवाना हो गए और उम्मीद मुतवक्का किया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही की और चौधरी शुजात हुसैन की कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी, जिसमें अपने तमाम तर जो उनके इख्तलाफात हैं वो उनसे आगाह करें, क्योंकि गुज़िश्ता रोज स्पीकर परवेज इलाही ने इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर बात होनी चाहिए और आज और कल यानी कि जुम्मे के रोज तक इस पर बात होनी थी। लेकिन उन्होंने साथ साथ हुकूमत को ये बावर कराया था कि वो मीडिया को ब्रीफिंग देंगे, मीडिया से कबल वो ऐवान को इस पर ब्रीफिंग देंगे। आज का दिन मुकर्रर कर रखा था, आज इन कैमरा ब्रीफिंग होनी थी, लेकिन स्पीकर की रूलिंग को हुकूमत ने यकसर नजरअंदाज करते हुए कल मीडिया को ब्रीफिंग दे दी, जिस पर स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज किया गया और वो नाराज होकर इस्लामाबाद रवाना हो गए। अच्छा मलिक उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि पंजाब में सियासी कशमकश जारी है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के दरमियान मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफात बरकरार हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं आप न्यूज़ के नुमाइंदा गौहर बट से। तो गौहर, पंजाब की सियासी सूरत हाल को किस तरफ जाता देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के दरमियान मसाइल हल होंगे या नहीं? देखिए, ये पंजाब की सियासी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह जो नजर आ रही है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ है उसका एक बचगाना रवैया है। उनके कायदीन का जो पंजाब में है वो हर बात को इस तरह से ले रहे हैं जैसे कोई बच्चों का खेल हो। परवेज इलाही बहुत सीनियर सियासतदान है और वो इन सियासी रमूज से बहुत अच्छी तरह से आगाह हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार आज से पिछले इजलास में भी किया था, जब उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से लाए जाने वाले बिलों को पेंड करवाया था और उनको मौखर किया था और ये हदायत की थी कि अपोजिशन के साथ बैठा जाए। इसी तरह उन्होंने इस बात का इजहार अपने इजलास के दौरान कई बार किया और 2-3 वज़रा जिनमें वजीर खुराक जो हैं उनको और वजीर सेहत उनको काफ़ी उन्होंने स्नब किया और उन्होंने कहा कि आपको अपने महकमे के बारे में कोई मालूमात नहीं है। वो बार बार इस बात का इजहार करते रहे। अगर याद होगा आपको तो ये बात शुरू हुई थी जब जहांगीर तरीन जो हैं वो आए थे पंजाब में और चौधरी परवेज इलाही वगैरह को मनाने की कोशिश की थी, जिसमें एक वीडियो भी रिलीज हुई थी जिसमें परवेज इलाही उन्हें कह रहे थे कि चौधरी सरवर जो हैं वो बुज़दार को चलने नहीं देंगे और बुज़दार जो हैं चौधरी सरवर जो हैं गवर्नर पंजाब वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, इस तरह इसलिए किसी भी तरह से चौधरी सरवर को समझाएं। उसके बाद से ये मामला चलना शुरू हुआ और अब चलते चलते हालात यहाँ आ गए हैं कि मुस्लिम लीग काफ के और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो फासले थे वो अब तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। बल्कि मुस्लिम काफ के जो लीडर हैं वो वाज़े तौर पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत आला की ऑफ़र है, अगर ये 10 अरकान जो हमारे हैं ये मुस्लिम नून के साथ मिल जाए तो पंजाब में चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बन सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल है। कल साबिक जो वज़ीर हैं मुस्लिम नून के खलील ताहर सिंधु, उन्होंने अवान में खड़े होकर ये बात कही कि तहरीक इंसाफ को काफ लीग के 10 वोटों की वजह से यहाँ पे अददी अक्सरियत हासिल है और वो अददी अक्सरियत अगले माह तक ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के काफ़ी वाज़े इशारे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी मैच्योरिटी का जो सा इजहार नज़र नहीं आ रहा। अमली तौर पर वो बिल्कुल बचगाना किस्म की जो उनकी सियासत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन मामला जो हैं पंजाब में बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। मामलात पंजाब में बिगड़ते चले जा रहे हैं। गौहर बट आप न्यूज़ नुमाइंदा, मलिक उस्मान हमारे साथ भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। उस्मान बुज़दार सानिया साहिवाल की इब्तदाई रिपोर्ट से मुतालिक इमरान खान को आगाह करेंगे। JIT के फोकल पर्सन और पुलिस इस्लाहात पर भी मुशावरत की जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। उस्मान बुज़दार सानिया साहिवाल की इब्तदाई रिपोर्ट से मुतालिक इमरान खान को आगाह करेंगे। JIT के फोकल पर्सन और पुलिस इस्लाहात पर भी मुशावरत की जाएगी। वजीर आजम जब दौरा कतर पर गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं कतर से वापस आकर पुलिस इस्लाहात के हवाले से भी देखूंगा और पुलिस में इस्लाहात लेकर आएंगे। और सानिया साहिवाल को भी उन्होंने कहा था खुद इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। अब वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। उस्मान बुज़दार सानिया साहिवाल की इब्तदाई रिपोर्ट से मुतालिक इमरान खान को आगाह करेंगे। साहिवाल वाकये की गूंज लाहौर हाई कोर्ट तक जा पहुंची। अदालत ने JIT सरबराह को तफसीली रिपोर्ट समेत तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में साहिवाल वाकये के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ हुआ जुल्म है। IG पंजाब की हल्फिया बयान की रोशनी में मुलजिमों का चालान जल्द ट्रायल अदालत में भेजा जाए। केस की मेरिट पर तफ्तीश करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर के DPOs को पुलिस मुकाबलों की तफसीलात पेश करने का हुक्म देते हुए गवाहों के बयानात कलम बंद करने और उन्हें तहफ्फुज फराहम करने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समाअत 4 फरवरी को होगी। बुलेटिन में एक और ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से आज उनके अहले खाना और पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं आप न्यूज के नुमाइंदे उस्मान अहमद से। उस्मान, बताइएगा, अहले खाना के अलावा मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए कौन कौन से रहनुमा पहुंचे हैं? बिल्कुल, आज कोट जेल में मियां मोहम्मद नवाज से मुलाकात का जो 5 जुमेरात आज मुलाकात जारी है। यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है मुलाकात के लिए आज सुबह ही जो है पहुंचना शुरू होगी। जेल की तरफ से 282 लोगों की जो है वो लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कारकुनान, मुख्तलिफ रहनुमा और उसके अलावा मोहम्मद नवाज शरीफ के अहले खाना जो है वो शामिल थे। अब तक जो है पार्टी के जो रहनुमा आ चुके हैं उनमें खुर्रम दस्तगीर, उसके अलावा तलाल चौधरी, उसके अलावा परवेज रशीद जो है वो मुलाकात के लिए आ चुके हैं। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और खासकर उनकी हालत के मुतालिक, उनकी सेहत के मुतालिक उनसे दरियाफ्त किया। और उनका यहाँ पे भी यही कहना था कि हम आज उनकी जो है सेहत के मुतालिक जो खासकर तशवीश की जा रही है उसके मुतालिक यहाँ पे आए हैं और पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी तफसीलात जो है वो जेल की तरफ से या हुकूमत की तरफ से नहीं दी जा रही उनकी सेहत के हवाले से। जबकि इसके अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलना चाहती है, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है, जिसके बायस जो है वो जेल के बाहर जो है वो अपना एहतजाज भी कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अहले खाना, जिसमें मरियम नवाज, उसके अलावा हमजा शहबाज जो है वो भी आएंगे और तकरीबन अभी कुछ देर तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शुक्रिया उस्मान अहमद। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास आज हो रहा है। 17 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में PIA, सिक्योरिटी प्रिंटिंग कारपोरेशन और सिक्योरिटी पेपर्स कराची के मुलाजमीन पर 1952 एक्ट का इतलाक किया जाने की समरी पेश की जाएगी। फेडरल लैंड कमीशन में सीनियर मेंबर की तैनाती और बलोचिस्तान लाहौर पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की तश्कील नौ भी एजेंडे का हिस्सा है। मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी के लिए $58 करोड़ की जिमनी ग्रांट, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन एरा की तैनाती की समरी भी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। पार्लियामेंट में जाकर एहतसाब मुकदमात पर तहफ्फुजात दूर करने की ठान ली। जराए का कहना है कानून के मुताबिक ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरी की सूरत में चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में पेश होने से इस्तिस्ना हासिल है। इसके बावजूद चेयरमैन नैब ने पार्लियामेंट जाकर अपोजिशन क़यादत से मिलने पर आमादगी जाहिर की है। तर्जुमान नैब के मुताबिक चेयरमैन नैब पार्लियामेंट और इसके अरकान का बहुत एहतराम करते हैं। उन्हें जब भी बाज़ाब्ता तौर पर बुलाया गया वो अरकान पार्लियामेंट से मिलेंगे।
खबर शामिल करें सिंध से। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में सिंध हुकूमत और पुलिस से वजाहत तलब कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अहकामात के बावजूद शहरी बाजियाब नहीं कराए जा रहे हैं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि बुजुर्ग खवातीन अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए धक्के खा रही हैं। लोग इस निज़ाम से मायूस हो चुके हैं। वो समझते हैं कि पुलिस उनके लिए कुछ नहीं करती। अदालत ने रिपोर्ट्स ताखीर से पेश करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला से वजाहत मांग ली। अदालत ने 14 फरवरी को आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स और दीगर से भी जवाब तलब कर लिया। स्कूल के बच्चों के मसाइल का तज़किरा हो तो कराची में स्कूल और कॉलेज वैन ड्राइवर्स ने सीएनजी सिलेंडर की इजाजत के लिए दोबारा हड़ताल कर दी है। स्कूल जाने वाले तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची में स्कूल और कॉलेज वैन ड्राइवर्स आज भी तलबा को तालीमी इदारों तक पहुंचाने के लिए नहीं आए, जिससे वालिदैन को शदीद दुश्वारी का सामना रहा। वैन ड्राइवर्स का मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर लगाने की इजाजत दे। वैन ड्राइवर्स ने राशिद मिन्हास रोड से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकालने का भी ऐलान किया है। ड्राइवर्स की तंजीम का कहना है कि स्कूल और कॉलेजेस वैन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद की गई हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत असेंबली में पहली बार 3 कवानीन पास करवाने में कामयाब हो गई है। स्पीकर ने अपोजिशन के एतराज पर मफादात के टकराव का बिल एक बार फिर मुअख्खर कर दिया। जीआईटी की रिपोर्ट पहले जेर बहस लाने की इजाजत ना देने पर अपोजिशन ने शदीद हंगामा किया। तफसीलात जानते हैं गौहर भट्ट की रिपोर्ट में। अपोजिशन का शोर शराबा किसी काम ना आया। पंजाब हुकूमत ने असेंबली से 3 बिल मंजूर करवा लिए। Now the question is that the bill is to be taken into consideration at once. Those in favor say aye. ऐवान में पहली बार घरेलू मुलाजिमिन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गया, जिसके मुताबिक घर में कम उम्र बच्चों की मुलाजमत पर पाबंदी होगी। मुलाजिम 8 घंटे काम करेगा और इसे नौकर नहीं कहा जा सकेगा। इसके इलाज मुआलजे के खर्चात भी घर का मालिक बर्दाश्त करेगा। नमल इंस्टीट्यूट मियां वाली को कानून साजी के जरिए पंजाब भर में कैंपस खोलने, चंदा जमा करने और इससे सरमायाकारी करने का इख्तियार दे दिया गया। अपोजिशन अरकान ने सानिहा साहिवाल पर जेआईटी की रिपोर्ट पर बहस करने का मुतालबा किया। इजाजत ना मिलने पर स्पीकर के डायस का घेराव करके नारेबाजी शुरू कर दी। You people can't dictate the change. This is not the way. अपोजिशन के एहतजाज के दौरान स्पीकर परवेज लाई ने सदारत संभाल ली और मीडिया से पहले हाउस को जुमेरात को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की हदायत कर दी। कैमरामैन नबील बशीर के साथ गौहर भट्ट, आप न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन में शहर कायद से अहम खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने वजीर आला सिंध को इस मामले पर काबीना का फौरी इजलास बुलाने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बैरून मुल्क से टाउन प्लानर्स को बुलाकर कराची को असल शक्ल में बहाल करें। समाज से मुताल्लिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, कराची की हालत जार और शहर की असल हालत में बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकाम जारी किए हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची रेसी में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा है। आज एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें जो मजीद वक्त मांगा गया। उस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। कराची में पहले केबल और उसके बाद जो वो बिजली की तारों पे जो है वो जाल बिछा दिया गया और अब जो है वो कराची की जमीन पर जो है 1 इंच जो है समझौता नहीं किया जाएगा। अदालत की जानिब से कहा गया है कि हमें 1950 के बाद वाला जो असल मास्टर प्लान है वो ला कर दें और कराची में कम से कम 500 इमारतें गिराना होगी और जो शहर की तबाही हुई है उसमें मुकम्मल तौर पर जो सब इदारे हैं उनकी मिली भगत से हुई है। अदालत का कहना था कि सिंध हुकूमत शहर की तबाही के मामले पर जो है माहिरीन से मुशावरत तलब करे, क्योंकि जो बेहंगम और गैर कानूनी तामीरात की गई हैं इसे कैसा गिराया जाए। अदालत ने वज़ीर आला सिंध से कहा है कि वो फौरी तौर पर काबीना का इजलास बुलाएं और जिस तरह बैरून मुल्क में जो है वो टाउन प्लानर्स होते हैं उनको बुलाएं और उसके बाद कराची की असल जो हालत बहाल की जाए। अदालत का ये भी कहना था रिमार्क्स में कि लंदन में जो पाकिस्तानी मेयर हैं सादिक अहमद, उनसे पूछा जाए कि वो शहर को कैसे बताया जाता है। उनका कहना था कि हाथ इदारा जो है वो करप्शन में लगा हुआ है, कोई लंदन, अमेरिका और कनाडा में जायदादें बनाना चाहता है और शहर को जो वो तबाहाल कर दिया गया है। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जिसके
کی جو ہے جو بحال ہو، ہر طرف تباہی پھیر دی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ شہر کی بحالی کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی حکومت سندھ کی جو لوریاں اور ان کو سنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں نہیں آنے والے۔ عدالت نے کہا کہ کراچی کی اصل حالت بحال کرنے کا اور اس حکم کو بھی آگے لے کر چلا جائے اور کراچی کو صحیح صورت میں جس طرح وہ پہلے تھا ویسے ہی واپس لایا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ حکومت نے ضمنی بجٹ میں ٹیکس نظام میں اصلاحات کے ساتھ زراعت اور انڈسٹری کے شعبوں کے لیے مراعات کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ایک بار پھر IMF سے مدد لینے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد سے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد کی رپورٹ۔ اپوزیشن کے شور شرابے، ہنگامے اور نعرہ بازی میں وزیر خزانہ اسد عمر نے ایوان زیری میں ضمنی مالیاتی ترمیمی بل 2019 پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں اور زرعی قرض اجراء پر بینکوں سے 39% کی بجائے 20% ٹیکس لیا جائے گا۔ چھوٹے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے نئی قرض حسنہ اسکیم کے لیے 5 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا۔ 5 ارب روپے کا قرض حسنہ کی اسکیم ہم لا رہے ہیں تاکہ ریوالونگ فنڈ ایک پیدا کر رہے ہیں ان اداروں کے ذریعے جو چھوٹے اور کم آمدنی کے لوگوں کے گھر بنانے کی اسکیموں پر کام کرتے ہیں، ان کو یہ فنڈ مہیا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ $30 سے $100 کے موبائل پر ٹیکس عائد نہیں ہوگا، جبکہ $100 سے $200 کے موبائل فون پر 500 روپے، $200 سے $350 کے موبائل پر 1500 روپے، 350 سے زائد اور $500 کے موبائل پر 3500 روپے، جبکہ $500 سے زائد کے موبائل پر 7000 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ بل کے مسودہ کے مطابق چھوٹے شادی ہال پر ٹیکس 20,000 سے کم کر کے 5,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ نیوز پرنٹ پر امپورٹ ڈیوٹی، تمام انڈسٹری کے لیے سپر ٹیکس، اسٹاک ایکسچینج اور فائنانس کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک ٹیکس لگا تھا بینکنگ سسٹم کے اوپر، جو بینک کے ڈپازٹس ہیں ان ڈپازٹس کے اوپر اور جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا تھا۔ اب وہ ٹیکس جو ہے وہ فائلر کے اوپر بھی تھا اور وہ نان فائلر کے اوپر بھی تھا۔ ہم کیونکہ چاہتے ہیں کہ ہم انکریج کریں، ویلتھ ٹیکس سال میں 12 کی بجائے 2 بار جمع کروانا پڑے گا۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ کارپوریٹ انکم ٹیکس میں سالانہ 1% کمی ہوتی رہے گی۔ اسپیشل معاشی زونز میں آنے والی تمام مشینری کو ٹیکس استثناء دیا جائے گا، جبکہ متبادل توانائی مشینری بنانے کی سرمایہ کاری کے لیے 5 سال تک ٹیکس سے استثناء ہوگا۔ ضمنی بجٹ پیش کیے جانے کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان بھی ایوان میں موجود تھے، جبکہ اپوزیشن نے بجٹ دستاویز پھاڑ کر ایوان میں پھینک دی۔ صدیق ساجد، آپ نیوز۔ وہیں اپوزیشن نے حکومت کے منی بجٹ کو ملک اور عوام کے لیے بے فائدہ قرار دے دیا۔ اپوزیشن رہنما کہتے ہیں حکومت کے پاس قرض لینے کے سوا کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی حکومت 6 ماہ میں 2 بار بجٹ پیش کر دے۔ 6 ماہ میں $12 ارب قرضہ لیا جا چکا ہے۔ نئے بجٹ نے حکومتی دعووں کی پھر نفی کر دی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کوئی معاشی ایجنڈا نہیں ہے۔ مجھے تو یہ سوائے ایک ڈھونگ کے اور کچھ نظر نہیں آتا، بیکاز اگر آپ 6 ماہ میں آپ کے پاس کوئی سالڈ پالیسی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدام سے تو لگتا ہے کہ جلد اگلا قدم IMF کی جانب ہوگا۔ قوم کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، ملک چلانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ جب کوئی بجٹ پروپوزل آتا ہے تو اس کا ریونیو امپیکٹ بھی اسمبلی کو دینا، عوام کو دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ انہوں نے اسپیچ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ریونیو امپیکٹ کہ کتنا پیسہ 5 ارب آ رہا ہے یا 20 ارب جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے منی بجٹ کو عوام کے لیے بے فائدہ قرار دے دیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی یا گیس کے قیمتوں میں کمی حکومت نے نہیں کی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ نئے بجٹ کی تقریر 73 پیراگراف پر مشتمل تھی، لیکن اس میں شامل ایک بھی اقدام سے حکومت کو حاصل آمدن کا تخمینہ پیش نہیں کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شازیہ نیر، آپ نیوز، اسلام آباد۔ لاہور چیمبر آف کامرس کی جانب سے مالیاتی ترمیمی بل کو خوش آئند قرار دے دیا گیا۔ LCCI کے صدر الماس حیدر کا کہنا تھا کہ درآمدی خام مال پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی سے پیداواری لاگت میں کمی اور سمگلنگ کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی، جبکہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خاتمے سے تاجر سکھ کا سانس لیں گے۔ عثمان احمد کی رپورٹ۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر الماس حیدر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے چیمبر کی بہت سی تجاویز تسلیم کر لی ہیں،
बैंकों का टैक्स रेट कम करने से SME सेक्टर को फायदा होगा। हुकूमत ने नॉन फाइलर को गाड़ी खरीदने की इजाजत देकर अच्छा कदम उठाया है। हमारी फीलिंग पॉजिटिव है इसके बारे में, और ये बिजनेस फ्रेंडली अनाउंसमेंट्स है। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिली है, जो उन्होंने 150 से ज़्यादा आइटमों पे जब वो कस्टम ड्यूटी कम होगी तो हमारी जो लागत की कीमत है वो नीचे आ जाएगी, और जब हम लागत की कीमत हमारी जब कम होगी तो लाजमी बात है उससे हम कंपेटिटिव हो जाएंगे, और स्मगलिंग और जो अंडर इन्वॉइसिंग और जो बाकी प्रोडक्ट जो बाहर से आ रहे हैं उनके मुकाबले में हमारी ज़्यादा हम मुस्तहकम हो जाएंगे। कारोबारी बरादरी ने भी इस बिल का खैर मकदम करते हुए कहा कि ताजरों को विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे से फायदा होगा। ताजिर बरादरी मार्कअप रेट में कमी की तवक्को कर रही थी, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए टैक्सेशन में भी कुछ रिलीफ दिए हैं, और एग्रीकल्चर को भी थोड़ा इन्होंने प्रमोट किया उसके लिए कि कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं। ये एक्चुअली पैकेज है ही इंडस्ट्री के लिए। इसमें ताजरों के लिए उन्होंने सिर्फ एक चीज़ किया है कि आपने जो इम्पोर्टर्स हैं उनको आपने 6% फिक्स रजीम में लेके आ गए, फिक्स टैक्स में, जो फुल एंड फाइनल होगा। सनतकारों और ताजरों का कहना था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में नई इंडस्ट्री को टैक्सों से छूट देना खुशाइंद है, मगर यही छूट सनती वुसअत साजी पर भी दी जाए। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ उस्मान अहमद, आप न्यूज, लाहौर। मोबाइल सारिफीन के हवाले से खुशखबरी, मोबाइल कार्ड पर दोबारा टैक्स लगाने का फैसला अभी नहीं हुआ। नॉन फाइलर्स के गाड़ी खरीदने पर पाबंदी खत्म। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इंटरनेशनल पासपोर्ट पर घर और गाड़ी ले सकते हैं। FBR के मेंबर पॉलिसी और दीगर हुकाम ने फाइनेंस बिल में टैक्सों के निफाज से मुतालिक मीडिया को गैर रस्मी ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मोबाइल कार्ड पर टैक्स नहीं लगाया। मामले पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। हुकाम ने बताया कि बैरून मुल्क से बैंक अकाउंट में रकम भेजने पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। नॉन फाइलर्स के लिए 1300 सीसी तक की गाड़ी खरीदने की इजाजत दे दी गई है, ताहम विद होल्डिंग टैक्स में 50% इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद में फिक्स टैक्स लगाकर नॉन फाइलर्स को टैक्स के दायरे में लाएंगे। मिनी बजट के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात सामने आए हैं। कैपिटल गेन और इसी हवाले से टैक्स छूट भी उन्हें मिली है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया है, जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट में 40,000 की नफसियाती हद और ये उबूर कर गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से आप न्यूज़ के नुमाइंदे। इसी हवाले से उनसे मजीद जानेंगे। जी जुनैद फिरोज, आगाह कीजिएगा, कैसा रद्द-ए-अमल देखने में आ रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स जो है वो 40,000 से ज़ायद की हद अबूर कर चुका है, और अब तक जो है वो 300 के करीब जो है वो पॉइंट्स में इजाफा हो चुका है। तो 40,300 की सतह जो है वो अबूर कर चुका है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता 3 रोज़ हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो तेज़ी देखने में आ रही है। ताजर गुज़िश्ता रोज़ ये कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें माशी जो पैकेज है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से वो रखा गया है, तो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे। मिनी बजट कल पेश किया गया और आज तेज़ी एक बार फिर स्टॉक मार्केट में देखने में आ रही है। इस वक्त तक जो है वो 300 के करीब स्टॉक मार्केट में जो है वो पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो 40,300 के सतह जो है वो स्टॉक मार्केट की जो पॉइंट्स है वो अबूर कर गई है। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करें। जस्टिस साकिब निसार के रिटायर्ड होते ही LDA खोखर बरादरान पर मेहरबान। LDA ने खोखर पैलेस बचाने के लिए कमर कस ली। गैर कानूनी खोखर पैलेस की सरपरस्ती करने का मलबा LDA के वफात पा जाने वाले अफसरान पर डाल दिया गया। मजीद जानते हैं लाहौर में आप न्यूज के नुमाइंदे अली शिराज से। अली, बताइएगा ये क्या माजरा है? गैर कानूनी करार दिए गए खोखर पैलेस को बचाने के लिए LD हुकाम खुद ही मुतहरिक हो गए हैं। मामले को खटाई में डालने का मंसूबा क्या है? जी बिल्कुल, ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये इसके ऊपर एक्शन लिया था और खोखर पैलेस की तमाम गैर कानूनी जो तामीरात थी उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी दिए थे, जबकि ये भी अहकाम दिए थे कि तमाम अफसरान जो भी उस दौर में 2007 में जब ये तमीर किया गया है उस दौर के अंदर जो अफसरान है उनके खिलाफ फौरी जो है वो कार्रवाई की जाए। इस हवाले से LDA ने 2 जो अफसरान हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन में इंक्वायरी के लिए जो है वो लेटर लिख दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस लेटर के अंदर दोनों अफसरान जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक जो राय अशरफ था, जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, वो अब से कुछ 4 साल पहले जो है वो कत्ल हो चुका है, जबकि उसके साथ ही मोहम्मद आसिफ जो इंस्पेक्टर है वो भी वफात पा चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी पता चलूं, उस वक्त के जो चीफ टाउन प्लानर थे LDA के चौधरी अकरम,
وہ اس وقت جو ہے وہ کینیڈا بیٹھے ہیں، جبکہ جو اس وقت کے ڈی جی تھے عبدالجبار شاہین وہ اس ٹائم وفاق میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، جبکہ ان دونوں افسران کے نام جو ہے اینٹی کرپشن میں اس کی انکوائری میں نہیں ڈالے گئے، صرف چھوٹے افسر جو ہیں جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسپیکٹر ہے ان دونوں کے اوپر تمام ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس انکوائری کو مشکوک بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی فوت ہو چکے ہیں، جو ان کی جو موجودگی ہے اس کے بغیر جو ہے انکوائری جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی، جبکہ دونوں بڑے اہلکار جو ہیں جس میں ڈی جی اور چیف ٹاؤن پلانر شامل ہیں، وہ دونوں اس وقت جو ہیں پنجاب میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے انکوائری مزید مشکوک ہوتی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی شراز، تو آپ نے بتایا کہ یہ سامنے آیا ہے کہ وہ جو اس دنیا میں نہیں وہی سب کر گئے۔ کچھ خبریں شامل کریں گے کاروباری اتار چڑھاؤ سے۔ سونے کی قیمتوں میں رد و بدل کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قدر 50 روپے کی کمی کے بعد 67,150 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 43 روپے کی کمی کے ساتھ 57,557 مقرر کی گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قدر میں $2 کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ کچھ ذکر سعودی فوج اور پاک آرمی کا۔ سعودی عرب نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ معیار کو بہترین قرار دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، پاک فوج سعودی افواج کو بھرپور تعاون فراہم کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ کچھ ذکر کریں بھارت کی جارحیت کا۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے 3 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے جند روڈ سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا اور شہریوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس سے ایک خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق پاکستانی فوج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کی چوکیوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ خبر ہے کشمیر سے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ ظالم فوج نے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے بربریت جاری رکھتے ہوئے ضلع بارہمولہ میں 3 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ رواں ہفتے قابض فوج کی ظالمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 9 نہتے کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ پلوامہ اور شوپیاں میں شہید کیے گئے نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ وادی بھر سے ہزاروں افراد شہداء کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے شرکاء نے آزادی کے حق اور بھارت کی مخالفت میں نعرے بھی لگائے۔ رخ کریں عالمی منظرنامے کی جانب۔ روس اور ترکی نے شام میں زمینی کارروائیوں میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ترک ہم منصب سے ملاقات میں خطے میں استحکام پر بھی بات چیت کی ہے۔ ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان نے ملاقات میں علاقائی سلامتی کے معاملات پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا، دہشت گرد گروہوں کی کارروائی پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ ترک صدر نے کہا، دہشت گرد گروہوں کے خلاف دونوں ملک لڑائی جاری رکھیں گے۔ دونوں رہنماؤں نے ترکی کے زیر انتظام سیکورٹی زون کے قیام پر بھی بات کی۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان میں اسپیکر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ کا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب منسوخ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ہر صورت عوام سے رابطے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسپیکر نے صدر کو لکھے گئے خط میں بتایا، شٹ ڈاؤن کے خاتمے تک اسٹیٹ آف دی یونین خطاب نہیں ہو سکتا۔ امریکی صدر نے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خطاب اس لیے منسوخ کیا گیا کیونکہ مخالفین حقیقت سننا نہیں چاہتے۔ امریکہ عوام حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور اس سے انہیں آگاہ کیا جائے گا۔ صدر نے کہا وہ خطاب کا متبادل نکالیں گے اور بعد میں کسی تاریخ پر عوام سے بات کریں گے۔ وینزویلا میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے خود کو عبوری صدر قرار دے دیا ہے۔ امریکہ اور اتحادیوں نے عبوری صدر کو تسلیم کر لیا ہے۔ وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر نے خود کو عبوری صدر قرار دیا ہے تو امریکہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔
اپوزیشن لیڈر کے حامیوں نے صدر کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپوں میں اب تک 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نے امریکہ سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے امریکی سفارتی مشن کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دفاع کہتے ہیں فوج صدر میدورو کی حامی ہے۔ شدید سردی کی بات ہو تو امریکہ میں جاری سرد موسم کی لہر نے مشہور نیاگرا فالز کو یخ بستہ کر دیا، لیکن اس تبدیلی نے اس شاندار آبشار کے نظارے کو نیا حسن عطا کیا ہے۔ آج کل یہاں کا درجہ حرارت -10 سے بھی کم ہو چکا ہے۔ نیاگرا فال کتنی ٹھنڈ میں ہے یہ آپ نے دیکھا۔ اب پاکستان کا ذکر ہو تو ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں کو دھند نے ایک بار پھر لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم ملاکن ڈویژن اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک بار پھر دھند نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جس سے موٹر وے اور قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ آج ملک میں سب سے کم درجہ حرارت زیارت میں -13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مری میں برف باری کے بعد مطلع صاف ہو گیا، لیکن سردی کی شدت میں کمی نہیں آئی۔ درجہ حرارت -2 تک گر گیا ہے۔ محکمہ ہائی وے پنجاب نے ٹریفک بحال رکھنے کے لیے رات کو مری کی سڑکوں سمیت ایکسپریس وے پر نمک کے چھڑکاؤ کا سلسلہ جاری رکھا۔ مری میں سیاح برف باری سے لطف اندوز ہوتے رہے، جبکہ مزید لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گلیات میں شدید برف باری کے بعد مری ایبٹ آباد کا زمینی رابطہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا۔ گزشتہ رات کنڈالا کے مقام پر برف کا تودا گرنے سے نتیا گلی روڈ بند ہو گیا۔ برف باری سے گلیات کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ اور اب لمبے کرکٹر کا ذکر کریں۔ لمبا قد، چھوٹی سی ہائٹ، پاکستان کے دراز قد فاسٹ بالر محمد عرفان کے لیے جہاز میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی کرکٹر محمد عرفان اپنی بالنگ سے بلے بازوں کو مشکل میں ڈالنا جانتے ہیں، مگر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں شرکت کے لیے جاتے خود مشکل میں پڑ گئے۔ محمد عرفان کو ہوائی جہاز کی اکانومی کلاس میں سیٹ ملی، مگر ان کی لمبی ٹانگوں نے بیٹھنا محال کر دیا۔ جہاز کے عملے نے محمد عرفان کو مشکل میں دیکھ کر انہیں بزنس کلاس میں شفٹ کر دیا۔ ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی نے جنوبی افریقہ میں ناکامی کی ذمہ داری وکٹوں پر ڈال دی۔ کہتے ہیں ناہموار باؤنس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو اٹھتی ہوئی گیندوں میں کھیلنے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز اظہر علی نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیریز میں متواتر ایک ہی طرح آؤٹ ہونے پر مایوسی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ میں جو گیند وکٹ پر بیٹھ کر آتی تھی وہی اوپر آ جاتی تھی۔ اظہر علی نے کہا کہ یونس خان اور مصباح الحق کے بعد ٹیسٹ ٹیم میں خلا پیدا ہوا، جسے پر کرنے میں وقت لگے گا۔ آپ نیوز ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آپ نیوز۔